ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या पार्ट्स होते हैं? एक होता है हार्ट और दूसरी ब्लड वेसल्स। अब ब्लड वेसल्स के कई टाइप होते हैं, आर्टरी, आर्टीरियोल्स, वेन्स, वेन्यूल्स और कैपिलरीज, जिनमें केवल एक सिंगल लेयर वॉल होती है और वहां से डिफ्यूजन ऑफ न्यूट्रिएंट एंड गैसेस दैट कुड टेक प्लेस। तो यहाँ सबसे पहले हम ह्यूमन हार्ट को करते हैं। आई हैव ऑलरेडी drawn the diagram of human heart. This is the external structure and this is the internal structure of human heart. यहाँ अगर हम देखें तो हार्ट जो है वो एक मस्कुलर ऑर्गन है which is mesodermal in origin. ये mesodermal in origin होता है और अगर हार्ट के साइज की बात करें तो इट्स इक्विवेलेंट टू अ फिस्ट, जो हमारी बंद मुट्ठी होती है उसके बराबर लगभग होता है अप्रोक्सीमेटली हमारा हार्ट जो है। और ये दोनों लंग्स के लोब के बीच में होता है एंड इट इज स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट, थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ टिल्टेड होता है इस तरह से जैसे यहाँ बनाया गया है, और दोनों लंग्स लोब के बीच में होता है। लंग्स में आप जानते हो कार्डियक नॉच बनती है, तो उसके अंदर और दोनों लंग्स लोब के बीच में स्टर्नम के पीछे लोकेटेड होता है हार्ट, और स्टर्नम इस हार्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। यहां अगर हार्ट की हम कवरिंग देखें तो इसमें दो कवरिंग होती है, बाहर की होती है पैराइटल पेरिकार्डियम और अंदर की होती है विसरल पेरिकार्डियम। इसके बीच में भरा होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड विच रेजिस्ट फ्रिक्शन, जो फ्रिक्शन को रेजिस्ट करता है यहाँ पर ताकि हार्ट की वॉल को कोई डैमेज ना हो, और प्लस शॉक एब्जॉर्बर का भी काम करता है। अगर हार्ट को बाहर से आप देखेंगे तो बाहर से ही आपको पता लग जाएगा एट्रिया कहाँ है और वेंट्रिकल कहाँ है। दोनों एट्रिया और वेंट्रिकल बाहर से ही दिखाई दे जाते हैं, समझ में आ जाता है। अगर आप देखिए यहाँ पर तो ये कॉर्नरी सल्कस है। कॉर्नरी सल्कस वो ग्रूव जिसके अंदर कॉर्नरी आर्टरी आती है। कॉर्नरी सल्कस में क्या है? कॉर्नरी आर्टरी। कॉर्नरी आर्टरी वो आर्टरी है जो हार्ट को खुद ब्लड सप्लाई करती है, क्योंकि हार्ट भी लिविंग स्ट्रक्चर है, उसको भी न्यूट्रिएंट और गैसेस चाहिए, एंड दैट न्यूट्रिएंट एंड गैसेस आर सप्लाइड टू हार्ट वॉल बाय कॉर्नरी आर्टरी। और कॉर्नरी आर्टरी जिसमें प्रेजेंट है जिस ग्रूव में, उसे हम कहते हैं कॉर्नरी सल्कस। तो बाहर से ही देखने पे कॉर्नरी सल्कस आपको दिखाई देगा, जिससे पता लग जाता है कि ये एट्रिया है और ये वेंट्रिकल। कॉर्नरी सल्कस एट्रिया और वेंट्रिकल को बाहर से ही डिवाइड करता है, तो बाहर से ही पता कर सकते हैं कॉर्नरी सल्कस से हम एट्रिया वेंट्रिकल। इसके अलावा दोनों वेंट्रिकल भी आपस में सेपरेट होते हैं और बाहर से ही पता लग जाता है कहां से सेपरेट है। वो आपको पता लगता है एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस ये, और पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस जो कि इसमें शोन नहीं है, वो पीछे की तरफ है। हमने डायग्राम 2D में बनाया, 3D में तो बनाया नहीं, वरना घुमा के दिखा देता आपको। तो पीछे की तरफ है पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस, आगे की तरफ है एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस। ये वही सल्कस है, इसके अंदर भी कॉर्नरी आर्टरी आ रही है, हार्ट की मसल्स को जो है न्यूट्रिएंट और गैसेस सप्लाई करने के लिए इसमें ब्लड फ्लो करता है। तो ये दोनों वेंट्रिकल को भी बाहर से सेपरेट करके दिखा देता है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि बताइए एक्सटर्नली एट्रिया और वेंट्रिकल का सेपरेशन हम बता सकते हैं क्या है वो, तो है कॉर्नरी सल्कस। और दोनों वेंट्रिकल्स का जो सेपरेशन है वो भी पता लग जाता है, इससे हमें दैट इज एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस एंड पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस। तो यही से हमें पता लग गया कि ये राइट एट्रिया है, ये लेफ्ट एट्रिया, ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। यहीं से हमें दिखाई दे रहा है, पता लग जा रहा है कि राइट लेफ्ट एट्रिया वेंट्रिकल कौन कौन से हैं यहाँ पर। ठीक, अब जरा हम इसको समझते हैं उस हिसाब से जिस हिसाब से ब्लड सर्कुलेशन होती है इसमें। देखिए लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से जितना भी डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है वो लेकर आता है इंफीरियर वेना कावा। ये लोअर साइड ऑफ द बॉडी से डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेकर आता है और उसको ड्रेन कर देता है राइट एट्रिया में, जो कि हमने लिखा भी हुआ है कि इंफीरियर वेना कावा ब्रिंग्स डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम लोअर साइड ऑफ द बॉडी एंड ड्रेन्स इट इनटू द राइट एट्रिया। देखिए हार्ट के राइट साइड में डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, लेफ्ट साइड में हमेशा ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है। तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड बॉडी से ही आएगा, तो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से इंफीरियर वेना केवा ब्लड लेके आया, उसने राइट एट्रिया में ड्रेन कर दिया। अपर पार्ट ऑफ द बॉडी से, हेड से, नेक से, वहां से सुपीरियर वेना केवा डीऑक्सीनेटेड ब्लड लाता है
और उसे ड्रेन कर देता है राइट एट्रिया में इसी के अंदर। तो ये दोनों यहां पे ड्रेन कर देते हैं डीऑक्सीनेटेड ब्लड। ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड एट्रिया पंप करता है और पहुंचता है राइट वेंट्रिकल्स में। अब ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहां जाएगा? लंग्स के पास फॉर द पर्पस ऑफ प्योरिफिकेशन, फॉर द पर्पस ऑफ गेनिंग ऑक्सीजन एंड रिलीजिंग CO2, क्योंकि ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड है। ये राइट वेंट्रिकल ब्लड को पंप करता है पल्मोनरी आर्टरी में। ये पल्मोनरी आर्टरी में पंप कर दिया इसने। अकेली आर्टरी है पूरी बॉडी में जिसमें डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, अदरवाइज जितनी और आर्टरीज होती है सब में ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है। एक्चुअली आर्टरी और वेन की डेफिनेशन ये नहीं होती कि जिसमें ऑक्सीनेटेड ब्लड है वो आर्टरी है, जिसमें डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो वेन है। ये डेफिनेशन सही नहीं होगी क्योंकि एक्सेप्शन आ जाएगा उसमें। आर्टरी वो होती है जिसमें हार्ट ब्लड को पंप करता है या वेंट्रिकल्स ब्लड को पंप करता है, वो आर्टरी होती है। और जो लेकर आता है हार्ट के पास ड्रेन करने के लिए ब्लड, वो वेन होता है। इसका मतलब जिसमें हार्ट ब्लड पंप करे वो आर्टरी, और जो वेसल्स ब्लड को हार्ट में ड्रेन करे वो वेन्स होती है। ठीक है, तो इसीलिए ये पंप कर रहा है इसमें, जिसमें भी पंप करेगा वो हमेशा आर्टरी होगी। तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को भी पंप करता है इसमें, ये पल्मोनरी आर्टरी हो गई। पल्मोनरी आर्टरी की ये राइट ब्रांच और इधर लेफ्ट ब्रांच जो दिखाई नहीं दे रही, ये जाती है, ये लेफ्ट साइड ऑफ लंग लोब के पास जाता है, ये राइट साइड ऑफ लंग लोब के पास जाता है, और वहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है लंग्स के पास। जब एक्सचेंज हो जाता है तो लेफ्ट साइड से और राइट साइड से ये दो पल्मोनरी वेन आ रही हैं। जो हार्ट में ड्रेन करती है वो वेन होती है, मगर मजे की बात यह है कि अकेली वेन है जिसमें ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, क्योंकि और सारी वेन में डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है। तो ये राइट पल्मोनरी वेन राइट साइड ऑफ लंग से ऑक्सीनेटेड ब्लड लाती है और उसे लेफ्ट एट्रिया में ड्रेन करती है, यहां पर लेफ्ट एट्रिया में। और लेफ्ट पल्मोनरी वेन भी कहां ड्रेन करती है? लेफ्ट एट्रिया में। इसके लिए 4 ओपनिंग होती है जो अगले डायग्राम में हमने दिखा रखी है। तो दोनों ऑक्सीनेटेड ब्लड को लेफ्ट एट्रिया में ड्रेन कर देते हैं। लेफ्ट एट्रिया पंप करता है और ये पहुंचता है लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड। ये ऑक्सीनेटेड ब्लड है, अब इसको बॉडी में पंप करना है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल इस ब्लड को पंप करता है और ये चला जाता है एओर्टा में, और एओर्टा ऑक्सीनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में जो है वो पहुंचा देती है। ये इसका काम होता है। एओर्टा को हम देखें तो इसके कई पार्ट हैं। ये असेंडिंग आयोर्टा, ये आर्क ऑफ आयोर्टा, और ये डिसेंडिंग आयोर्टा। जहां लिखा हुआ नहीं है आप चाहो तो अलग से लिख सकते हो। असेंडिंग आयोर्टा, आर्क ऑफ आयोर्टा एंड डिसेंडिंग आयोर्टा। ये आयोर्टा से ये आर्टरीज निकल रही हैं। ये ब्रैकियोसेफेलिक या इल्यूमिनेट आर्टरी है। ये लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो ब्रेन को ऑक्सीनेटेड ब्लड सप्लाई करेगी, और ये लेफ्ट सब क्लेवियन वेन आर्टरी है, लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी। ये तीनों आर्टरी यहां निकल रही हैं जो कंधों को, हेड को, नेक को, इन सबको जो है ब्लड सप्लाई करती हैं। और ये डिसेंडिंग आर्टा फिर जाता है और यहां से बहुत सारी आर्टरीज निकल के बॉडी के अलग अलग पार्ट को ऑक्सीनेटेड ब्लड सप्लाई करती है। ठीक है, यहां पर अगर हम देखें तो बाहरी स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, मगर अंदर से जो वेंट्रिकल्स की वॉल होती है वो एट्रिया से 3 टाइम्स थिकर होती है। 3 गुना ज्यादा मोटी होती है एट्रिया से वेंट्रिकल्स की वॉल। क्यों? क्योंकि एट्रिया को ब्लड केवल वेंट्रिकल में पंप करना है, वेंट्रिकल में, जबकि वेंट्रिकल को ब्लड पंप करना है या तो लंग्स में जो दूर है, या पूरी बॉडी में जो और भी ज्यादा दूर है, और फोर्स की जरूरत होती है यहाँ पे। इसीलिए एट्रिया से वेंट्रिकल की वॉल ज्यादा थिक होती है। प्लस इतना ही नहीं, जो लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल होती है वो राइट वेंट्रिकल से 3 टाइम्स ज्यादा थिकर होती है, 3 गुना ज्यादा थिक। वेंट्रिकल्स की वॉल तो वैसी थिक होती है एट्रिया से, मगर ये 3 गुना ज्यादा थिक है राइट वेंट्रिकल से। इसी वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल इज नैरोअर एंड लॉन्गर देन राइट वेंट्रिकल, क्योंकि राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल 3 गुना ज्यादा मोटी हो गई। इसीलिए ये थोड़ा सा इसका क्या हो जाता है, नैरो हो जाता है पर लंबा हो जाता है। नैरोअर बट लॉन्गर देन राइट वेंट्रिकल एज इट हैज 3 टाइम्स थिकर वॉल। क्यों 3 गुना थिकर वॉल है? क्योंकि इसको लंग्स तक पंप करना है, इसको पूरी बॉडी में पंप करना है। किसको? ब्लड को। तो आप लिख भी सकते हो इस बात को कि लेफ्ट वेंट्रिकल्स हैव 3 टाइम्स थिकर वॉल, लेफ्ट वेंट्रिकल्स हैव 3 टाइम्स थिकर वॉल as compared to right ventricles, because it has to pump the blood in body.
बिकॉज इट हैज टू पंप द ब्लड इन बॉडी, क्योंकि इसको बॉडी में ब्लड को पंप करना होता है। आगे एक और लाइन लिख सकते हैं आप कि लेफ्ट वेंट्रिकल इज नैरोअर एंड लॉन्गर देन राइट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल इज नैरोअर एंड लॉन्गर देन राइट वेंट्रिकल। ये नैरोअर होता है, लॉन्गर होता है राइट वेंट्रिकल के कंपैरिजन में। तो आपने सारी बातें समझ ली कि कहां से ब्लड आता है हार्ट में, यहां ड्रेन होता है और फिर कहां कहां जाता है, वो पार्ट से भी आपको समझ में आ गया अलॉन्ग विद द स्ट्रक्चर। यहां आप देख रहे हो एक लिगामेंटम आर्टेरियोसम है। एक्चुअली जब फीटल लाइफ होती है फीटस में, ये असल में एक डक्ट होता है, उसका नाम होता है डक्टस आर्टेरियोसस। इस डक्ट से डीऑक्सीनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी से एओर्टा में और ऑक्सीनेटेड ब्लड एओर्टा से पल्मोनरी आर्टरी में बाईपास करता है। क्योंकि आप जानते हो कि लंग्स में एयर नहीं होती तो वहां पे ब्लड की पंपिंग नहीं होती, वहां ब्लड की पंपिंग होगी तो कोई फायदा नहीं है, इसलिए बाईपास बना हुआ है। और यहाँ पे ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड इस डक्ट से जो है पास होते रहते हैं एक दूसरे में, जिसे कहते हैं डक्टस आर्टेरियोसस। डक्टस आर्टेरियोसस। मगर एट द टाइम ऑफ बर्थ ये डक्ट सीज कर जाता है, क्लोज हो जाता है और ये बन जाता है लिगामेंटम आर्टेरियोसम। यही डक्ट आगे चल के आफ्टर बर्थ क्या बन जाता है, लिगामेंटम आर्टेरियोसम। लिगामेंटम आर्टेरियोसम में बदल जाता है। ठीक है, केवल यही एक डक्ट नहीं है जिससे ब्लड की मिक्सिंग हो रही है। एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में इंटर एट्रियल सेप्टम होता है, तो सेप्टम में भी एक डक्ट हुआ करता था। अगर फीटस की बात करें, फीटल लाइफ की बात करें, फीटस की बात करें, ठीक है, तो यहां पर भी एक डक्ट होता था, फोरामेन ओवेल। ये कहां है, ये इंटर एट्रियल सेप्टम में है। इंटर एट्रियल सेप्टम का वो सेप्टम जो एट्रिया और दोनों एट्रिया को अलग करता है, उसे कहते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम, दोनों एट्रिया के बीच का सेप्टम। तो यहां फोरामेन ओवेल होता है जिससे कि ब्लड पास हो रहा था इधर से इधर और इधर से इधर, पर आफ्टर बर्थ ये भी सीज कर जाता है और ये बन जाता है फोजा, फोजा ओवेलिस। ओवेलिस, ये फोजा ओवेलिस आपको राइट साइड की वॉल पे डिप्रेशन के रूप में देगा। जो ये इंट्राएट्रियल सेप्टम है उसके राइट साइड में एक डिप्रेशन दिखाई देता है, उसी को फोजा ओवेलिस कहते हैं असल में। और रेमिनेंट है किसका, फोरामेन ओवेल का, इसी का रेमिनेंट है जो फोजा ओवेलिस में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए एट द टाइम ऑफ बर्थ नाइट्रिक ऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड, एनओ इज प्रोड्यूस्ड, और वो एनओ ये जो पाथवेज हैं इनको बंद करती है और एडल्ट पैटर्न को चालू कर देती है। क्योंकि पैदा होते ही बच्चा रोता है, उसके लंग्स में एयर आती है, अब लंग्स में भी जो है ब्लड जाने की जरूरत है ताकि वो ऑक्सीजनेट हो सके, तब ये डक्ट बंद हो जाते हैं और एडल्ट पैटर्न ऑफ ब्लड फ्लो दैट स्टार्ट्स। और उसके लिए जरूरी क्या है, एनओ। कभी कभार हार्ट के बीच में होल रह जाता है, वो बंद नहीं होता, दैट इज ड्यू टू नॉट एनफ नाइट्रिक ऑक्साइड। वो इसलिए होता है क्योंकि द चाइल्ड इज अनेबल टू प्रोड्यूस द एनफ नाइट्रिक ऑक्साइड। कब नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है या नहीं बनता, ऐसे में ये डक्ट क्लोज नहीं होते तो हम कहते हैं उसके दिल में छेद है। और ऐसा बच्चा जो है 16, 17, 18 साल की उम्र के बाद उसका जीवित रहना मुश्किल होता है अगर ऑपरेट करके उस डक्ट को सीज ना किया जाए, बंद ना किया जाए तो। ठीक है, तो ये बात हो गई हार्ट के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की। ठीक है, अब यहां पर इंटरनल स्ट्रक्चर भी हमने ड्रॉ कर रखा है, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, इंटरनली अगर आप देखिए तो ये दोनों एट्रिया आपस में सेपरेटेड होते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम से, और वेंट्रिकल्स आपस में सेपरेट होते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम से। ये जो आप सेप्टम देख रहे हो ये इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम है, आईवी का यही मतलब है, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम विच डिवाइड्स द टू वेंट्रिकल्स इंटरनली, जो अंदर से डिवाइड करता है। इसके अलावा एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में भी सेप्टम होता है, ये आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, ये आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम है, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम है, ये एट्रिया और वेंट्रिकल को सेपरेट करता है। तो अलग अलग चीजें हो गई, इंटर एट्रियल सेप्टम दोनों एट्रिया को, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम दोनों वेंट्रिकल को, और एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम वो एट्रिया और वेंट्रिकल को सेपरेट करता है। मगर जो एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम है वो पूरी तरह से सेपरेट नहीं करता, क्लोज नहीं करता, क्योंकि ब्लड को वेंट्रिकल्स में आना है एट्रिया से। तो उसको क्लोज करने के लिए यहां पर
ट्राइकस्पिड, 3 फ्लैप्स होते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल राइट साइड पे और बाइकस्पिड वॉल वो लेफ्ट साइड पे होता है, और ये जरूरत पड़ने पे, प्रेशर पड़ने पे खुल जाता है नीचे की तरफ। तो इस तरह से एट्रिया और वेंट्रिकल में कंटिन्यूटी है इन वॉल्स के थ्रू। ये वॉल्स नीचे की तरफ ही खुलते हैं, ऊपर की तरफ नहीं खुलते। इसका मतलब ये एट्रिया से वेंट्रिकल में ब्लड को आने देते हैं, पर वेंट्रिकल से एट्रिया में ब्लड को कभी नहीं जाने देते। ठीक है, इसके बारे में और डिस्कस करेंगे, पहले कुछ और चीजें देख लेते हैं। देखिए, अभी आपको बताया था कि सुपीरियर वेना केवा अपर पार्ट ऑफ द बॉडी से डीऑक्सीनेटेड ब्लड आता है और ड्रेन करता है राइट एट्रिया में। तो दिस इज द ओपनिंग फॉर ड्रेनिंग द डीऑक्सीनेटेड ब्लड इनटू द राइट एट्रिया। ये है ओपनिंग ऑफ कॉर्नरी साइनस। कॉर्नरी आर्टरी थी, वैसे कॉर्नरी आर्टरी आगे चल के कॉर्नरी मिलकर कॉर्नरी वेन बनाते हैं, और हार्ट की वॉल का जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो इस ओपनिंग के थ्रू राइट एट्रिया में पंप हो जाता है, चला जाता है। वो जाएगा ही, क्योंकि डीऑक्सीनेटेड ब्लड सभी राइट एट्रिया में जाएगा, फिर राइट वेंट्रिकल में जाएगा ऑक्सीनेट होने के लिए, वहां से लंग्स के पास जाता है। तो ये जो है, यहां से पंपिंग के दौरान ब्लड बाहर ना जाए, उस बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए ओपनिंग ऑफ कॉर्नरी साइनस इज गार्डेड बाय थिवेशियन वॉल। कॉर्नरी साइनस में थिवेशियन वॉल्व जिस ओपनिंग को गार्ड करता है ताकि ब्लड बाहर ना जाए। ऐसे ही ये ओपनिंग है इंफीरियर वेना केवा की, जो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से डीऑक्सीनेटेड ब्लड आता है और ड्रेन करता है राइट एट्रिया में। तो क्योंकि ये नीचे से आ रहा है, इसीलिए ब्लड के नीचे जाने की पॉसिबिलिटी होती है, और ऐसा ना हो इसीलिए यहां पर भी एक वॉल्व है यूस्टेशन वॉल्व, जो गार्ड करता है इस ओपनिंग को, विच इज द ओपनिंग ऑफ इंफीरियर वेना कावा, ताकि ब्लड नीचे ना चला जाए। ऐसे ही लेफ्ट एट्रिया में 4 ओपनिंग्स हैं। ये ओपनिंग्स पल्मोनरी वेन के लिए है, जो दोनों साइड के लंग लोब से दो आती हैं, और वो यहां ऑक्सीनेटेड ब्लड को ड्रेन करती हैं राइट एट्रिया में। अब इन्होंने ड्रेन कर दिया, यहाँ डीऑक्सीनेटेड ब्लड ड्रेन हो गया, यहाँ ऑक्सीनेटेड ब्लड ड्रेन हो गया, तो ब्लड, कुछ ब्लड खुद ब खुद अपने आप चला जाता है वेंट्रिकल्स में। अराउंड 70% ब्लड पैसिवली वेंट्रिकल्स में चला जाता है, उसके लिए एट्रिया को कुछ नहीं करना पड़ता। उसके बाद एट्रिया पंप करता है और बचा हुआ रिमेनिंग 30% ब्लड वेंट्रिकल्स में पंप कर देता है। जब वो पंप करता है, फोर्स बढ़ता है, तो ये ट्राइकस्पिड वॉल्व और ये बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल्व, इन वॉल्व को एवी वॉल्व भी कहते हैं, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, क्योंकि एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में है। ये नीचे की तरफ चले जाते हैं और ब्लड इसमें चला आता है इस तरह से जब पंप करता है। जब पंप नहीं भी कर रहा था तो 70% ब्लड वेंट्रिकल में गया, वो कैसे गया? जब यहाँ ब्लड आ जाता है बहुत ज्यादा, तो प्रेशराइज करता है इन वॉल्स को, और वॉल्स नीचे की तरफ खुल जाते हैं। तो 70% ब्लड तो पैसिवली चला जाता है, उसके बाद फिर एट्रिया पंप करता है तो 30% ब्लड और चला जाता है। मगर अब वेंट्रिकल को पंप करना है, और वेंट्रिकल का पंप ज्यादा पावरफुल होता है, पंपिंग एक्शन एज कंपेयर टू एट्रिया, बिकॉज वेंट्रिकल हैज टू पंप द ब्लड इन द लंग्स एंड इन द होल बॉडी। तो उनका प्रेशर बहुत ज्यादा क्रिएट होता है। जब बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट होगा तो ये भी तो हो सकता है कि ये वॉल्व पीछे की तरफ खुल जाए, पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये वॉल्व जुड़े होते हैं कॉर्डा टेंडिने से। ये टेंडिन की कॉर्ड्स हैं, इसीलिए कहते हैं कॉर्डा टेंडिने, कॉर्ड्स ऑफ टेंडिन। आप जानते हो टेंडिन कितना पावरफुल होता है, उससे जुड़े हुए हैं। ये कॉर्डा टेंडिने बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व से तो जुड़ती हैं, और दूसरी तरफ जाके पैपिलरी मसल से जुड़ जाती है। एक तरह से आप समझ लीजिए कि रस्सी से बांध दिया गया इनको, और रस्सी को खूंटे में बांध दिया गया, जिसे पैपिलरी मसल कहते हैं। तो अब ये बाय और ट्राइकस्पिड वॉल्व पीछे की तरफ नहीं खुल सकते, पॉसिबल ही नहीं है कि ये खुले। हाँ, कभी कभार ये कॉर्डा टेंडिने अगर डैमेज हो जाता है तो थोड़े बहुत खुलेंगे, और इस पे क्वेश्चन भी आता है कि मान लीजिए राइट साइड का कॉर्डा टेंडिने डैमेज हो गया है तो क्या होगा। तो जब ये वेंट्रिकल पंप करेगा ब्लड को, तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड थोड़ा सा वापस एट्रिया में चला जाएगा, और तब पल्मोनरी आर्टरी में जो ब्लड जाना है वो कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा वापस में चला गया, बाकी पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा। ऐसे इधर की वॉल डैमेज होगी तो यहां से ब्लड यहां चला जाएगा। अगर आप सही से समझते हैं कि कौन सा वॉल किधर है, तो आप क्वेश्चन को विद इन सेकंड्स अटेम्प्ट कर लेंगे, पर उसी में कंफ्यूज हो गए कि बाइकस्पिड किधर, ट्राइकस्पिड किधर। देखिए भैया, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये कॉमन कंफ्यूजन है। कंफ्यूज होते तो आप कहिए यार हार्ट इज ऑलवेज राइट, दिल हमेशा सही कहता है, हार्ट इज ऑलवेज राइट। राइट का मतलब क्या हो गया? हार्ट इज ऑलवेज राइट, इसका मतलब राइट साइड में ट्राइकस्पिड वॉल्व। सुनिए, हार्ट इज ऑलवेज राइट, राइट साइड में ट्राइकस्पिड वॉल्व।
अगर राइट में ट्राई आ गया तो लेफ्ट में क्या होगा, बाई होगा। नाम तो भूलता नहीं आदमी, कंफ्यूजन तब होता है जब दो सिमिलर तरह की चीजें होती हैं और वो हम याद करते हैं तो बार बार उनको भूलते हैं। ठीक है, तो यहां पर राइट साइड में ट्राइकस्पिड, लेफ्ट साइड में बाइकस्पिड। इतना ही नहीं, वेंट्रिकल्स की वॉल जो है ना वो स्मूथ नहीं होती, उसमें अलग अलग उभार होते हैं, कॉलम्स होते हैं। इन सब उभार या कॉलम्स को हम कहते हैं कॉलुमना कार्ने। ये वेंट्रिकल्स की वॉल के उभार हैं, कॉलुमना कार्ने। अब देखते हैं वेंट्रिकल ने ब्लड को पंप किया कहां का। राइट वेंट्रिकल ने ब्लड को पंप किया यहां पल्मोनरी आर्टरी में, और लेफ्ट वेंट्रिकल ने ब्लड को पंप किया एओर्टा में। और पंप करने के बाद जब ये रिलैक्स करने लगता है या ये रिलैक्स करने लगता है, जब ये रिलैक्स करने लगेगा तो प्रेशर क्या होगा, घटेगा तेजी से, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है। जब पंप किया तो प्रेशर इसने बढ़ाया, चला गया ब्लड यहाँ, पर जब ये रिलैक्स करने लगा तो ये भी तो हो सकता है ना कि ब्लड यहाँ से वापस आ जाए, और वो आ ही जाएगा क्योंकि प्रेशर यहाँ पे कम हो रहा है और यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है, और ज्यादा प्रेशर से जो है ब्लड मूव करके वेंट्रिकल्स में आ जाएगा। पर ऐसा नहीं होता, क्यों? क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी और आयोर्टा दोनों में 3 हाफ मून शेप्ड वॉल्स होते हैं, 3 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, 3 हाफ मून शेप्ड वॉल्स। हाफ मून को हम कहते हैं, मून को लूनर, हाफ मून को सेमी लूनर, आधा लूनर, आधा चंद्राकार। तो 3 हाफ मून शेप्ड वॉल्स which are known as semilunar walls are located in pulmonary artery and aorta, उनकी ओपनिंग है। तो ब्लड जैसे पीछे आने लगता है बंद हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे खुलते हैं, उधर से ब्लड आता है बंद हो जाते हैं, नीचे की तरफ नहीं खुलते। इसीलिए यहाँ प्रेशर चाहे कम हो चाहे ज्यादा, ये ब्लड यहाँ से यहाँ नहीं आ सकता प्रेशर डिफरेंस की वजह से। जब यहाँ प्रेशर कम होने लगता है, ब्लड आना चाहता है, तो ये बंद हो जाते हैं तेजी से, और उससे हार्ट साउंड भी प्रोड्यूस होती है, वो आपको बताया जाएगा। जब वेंट्रिकल पंप करता है तो ये दोनों बंद हो जाते हैं, और जब यहां से ब्लड आने का प्रयास करता है तो ये दोनों बंद हो जाते हैं। इससे फर्स्ट हार्ट साउंड लब प्रोड्यूस होती है और इससे डब प्रोड्यूस होती है, जो आगे के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। कंडक्टिंग सिस्टम इन ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट में जो कंडक्टिंग सिस्टम है, जो इंपल्स को कंडक्ट करने वाला सिस्टम है, वो क्या है वो देखते हैं। देखिए, ह्यूमन हार्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो राइट एट्रिया है उसके राइट साइड पे आपको दिखाई देगा ऐसे नोड, साइनो एट्रियल नोड। ये ऐसे नोड खुद से इंपल्स जनरेट कर सकता है, इसका मतलब ऑटो एक्साइटेटरी है और खुद से इंपल्स जनरेट करता है। वैसे तो यहाँ जितने भी ये नोडल फाइबर्स हैं सब ऑटो एक्साइटेटरी हैं, सब इंपल्स को जनरेट कर सकते हैं, मगर ऐसे नोड को हम कहते हैं नेचुरल पेसमेकर। जो ऐसे नोड है उसे हम कहते हैं नेचुरल पेसमेकर, क्योंकि ये जो हार्ट बीट का रिदम है उसको जनरेट करता है। जब सारे नोडल टिश्यूज वो ऑटो एक्साइटेटरी इंपल्स जनरेट कर सकते हैं, तो इसे ही पेसमेकर क्यों कहते हैं? क्योंकि ऐसे नोड सबसे ज्यादा इंपल्स जनरेट कर सकता है, सबसे तेजी से इंपल्स जनरेट कर सकता है। 70 to 75 जो है टाइम्स पर मिनट ये इंपल्स का जनरेशन करता है। तो इंपल्स जनरेशन क्योंकि ऐसे नोड सबसे ज्यादा कर रहा है, उसे हम कहते हैं नेचुरल पेसमेकर ऑफ हार्ट। ये पेसमेकर है। असल में होता क्या है, ये ऐसे नोड ना, ये आप कह लो ये 3 मिलीमीटर का मस्कुलर पैच है। यहाँ अंदर नेगेटिव चार्ज होता है और बाहर Na+ बहुत होते हैं, इनमें पॉजिटिव चार्ज होता है, और Na+ बार बार अंदर जाने का प्रयास करते हैं। जब ये अंदर जाते हैं तो पोलैरिटी चेंज हो जाती है, अंदर नेगेटिव और बाहर पॉजिटिव हो जाता है, जिससे कि इंपल्स जनरेशन होता है। और ज्यादा इंपल्स जनरेशन के बारे में हम नर्वस सिस्टम में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ऐसे नोड ये जो मसल का पैच है 3 मिलीमीटर का, ये इंपल्स को जनरेट करता है, और ये इंपल्स दोनों एट्रिया में फैल जाती है, पहुंच जाती है तेजी से, और उससे एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन होता है। ये इंपल्स की जो स्पीड ऐसे नोड में होती है वो 0.2 to 0.3 मीटर पर सेकेंड होती है रफ्तार। फिर ये इंपल्स इंटरनोडल फाइबर से होती है एवी नोड पे पहुंचती है। इंटरनोडल फाइबर की अगर आप बात कीजिए तो उसमें रफ्तार थोड़ी ज्यादा होती है, स्पीड थोड़ी ज्यादा होती है, 1 मीटर पर सेकेंड।
और ये एवी नोड के पास पहुंचती है। एवी नोड भी इंपल्स जनरेट कर सकता है। तो एवी नोड में जो इंपल्स की स्पीड है 0.2 टू 0.3 मीटर पर सेकेंड है। ये इंपल्स को अब सेट कर देगा वेंट्रिकल्स के पास। इसीलिए जो एवी नोड है ना, उसे हम कहते हैं पेस सेटर। पेस सेटर, जहां ऐसे नोड पेस मेकर है, वहीं पर एवी नोड पेस सेटर है। इट कैन ऑल्सो जनरेट द इम्पल्सेस। ये भी इम्पल्स को जनरेट कर सकता है, पर उसकी इम्पल्स जनरेशन की स्पीड कैपेसिटी वो ऐसे नोड से कम है। यहाँ एवी नोड में इम्पल्स की स्पीड बता दिया 0.2 टू 0.3 मीटर पर सेकेंड है। यहां से चला जाता है एवी बंडल्स में। एवी बंडल्स हैं, या इसको हम कहते हैं बंडल ऑफिस भी। ये लेफ्ट और राइट बंडल ऑफिस में डिवाइड हो जाता है। इनमें इसकी रफ्तार 1 मीटर पर सेकेंड है। उसके बाद ये जब नोडल फाइबर वेंट्रिकल्स में पहुंचते हैं तो दे आर नोन एज पर्किंजे फाइबर्स। और पर्किंजे फाइबर में स्पीड सबसे ज्यादा है कंडक्शन की 4 मीटर पर सेकेंड। क्यों? क्योंकि वेंट्रिकल्स बड़े होते हैं। एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन के तुरंत बाद उनका रिलैक्सेशन स्टार्ट होता है और वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन वो स्टार्ट हो जाना चाहिए। तो यहाँ जैसे इंपल्स पहुंचती है वो बहुत तेजी से पूरे वेंट्रिकल में फैल जाती है पर्किंजे फाइबर की मदद से, जिसमें स्पीड सबसे ज्यादा है 4 मीटर पर सेकेंड। असल में ये जो बंडल ऑफ हिज है अलॉन्ग विद पर्किंजे फाइबर्स, इन दोनों को ही मिलाकर हम बंडल ऑफ हिज कह देते हैं। ये दोनों को मिलाकर भी बंडल ऑफ हिज कहा जाता है। उसमें पर्किंजे फाइबर भी इंक्लूड कर लिया जाता है। मगर वेंट्रिकल्स की वॉल में जो जा रहे हैं बंडल ऑफ हिज को एक अलग से नाम दिया गया है, पर्किंजे फाइबर्स। ये विलियम हिज ने इसको खोजा था, इसलिए उनके हिज को ले लिया गया कि बंडल ऑफ हिज हो गया। ऐसा नहीं कि हिज और हर मेल्स और फीमेल्स में अलग होता है, ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज बंडल ऑफ हिज। ठीक है, तो ये कंडक्टिंग सिस्टम है पूरे हार्ट का। थोड़ा सा इसको आप लिख भी लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कार्डिक साइकिल में तो जरा लिखिएगा, द एंटायर हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स। द एंटायर हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स, a specialized cardiac musculature, a specialized cardiac musculature called the nodal tissue. A specialized cardiac musculature called the nodal tissue is also distributed in the heart. Is also distributed in the heart. Full stop. A patch of this tissue called the sinoatrial node. A patch of this tissue called the sinoatrial node is present in the upper right corner of right atrium. Upper right corner of right atrium. Full stop. Another mass of this tissue called the arterioventricular node. Called the arterioventricular node is present in the lower left corner of the right atrium. Is present in the lower left corner of the right atrium, close to the atrioventricular septum. Atrioventricular septum. Full stop. एक लाइन छोड़ के लिखिएगा, a bundle of nodal fibers. A bundle of nodal fibers, that is atrioventricular bundle, continues from the AV node. Continues from the AV node. Which emerges on the top of interventricular septum. Which emerges on the top of interventricular septum and immediately divides into a right and left bundle. Full stop. These branches give rise to minute fibers called. Purkinje fibers. Called Purkinje fibers throughout the ventricular muscles.
throughout the ventricular muscles. Full stop. The Purkinje fibers along with right and left bundles. The Purkinje fibers along with right and left bundles are known as bundle of His. Are known as bundle of His. आगे एक आध लाइन और लिख लेते हैं एसए नोड एवी नोड के बारे में कि एक लाइन छोड़ के लिख लीजिएगा. द नोडल मैस्कुलेचर हैज द एबिलिटी टू जनरेट. The nodal musculature has the ability to generate action potential without any external stimuli. The nodal musculature has the ability to generate action potentials without any external stimuli. That is, it is auto-excitable. इसका मतलब वो क्या होता है? Auto-excitable. That is, it is auto-excitable. Although all the heart muscle cells have the ability to generate, although all the heart muscle cells have the ability to generate the electric impulses, that triggers cardiac contraction, comma, the SA node initiate it. It is simply because it generates the maximum number of action potentials. That is 70 to 75 times per minute जो आपको बताया. That is 70 to 70 times per minute and is responsible for initiating and maintaining the rhythmic contractile activity of the heart. Rhythmic contractile activity of the heart. तो ये बातें आपको बताई, वही आपको लिखवाई कि सभी में ये एबिलिटी है कि इम्पल्स जनरेट कर सकता है, पर ऐसे नोड हार्ट बीट को इनिशिएट करता है और मेंटेन करता है क्योंकि ये सबसे तेजी से इम्पल्स का जनरेशन करता है. और ये जो 70 to 75 टाइम्स से इनिशिएट करता है उसी को हम कहते हैं हार्ट बीट, जो एक मिनट में 70 to 75 टाइम्स जो है पर मिनट वो हमारी हार्ट बीट होती है, नॉर्मल हार्ट बीट. ठीक है. तो कंडक्टिंग सिस्टम को समझ लेने के बाद अब हम पढ़ते हैं कार्डियक साइकिल. ठीक है. कार्डियक साइकिल को हम सिंपली इस तरह से डोनेट कर सकते हैं, बता सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं. इसमें ये 0.1 सेकेंड, ये 0.3 सेकेंड और ये 0.4 सेकेंड, ये सब क्या है जरा देखते हैं. ये 0.1 सेकेंड ये एट्रियल सिस्टोल होता है या कॉन्ट्रैक्शन को सिस्टोल कहते हैं. 0.3 सेकेंड ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है और ये 0.4 सेकेंड जॉइंट डायस्टोल होता है. इसका मतलब रिलैक्सेशन ऑफ बोथ एट्रिया एंड वेंट्रिकल दैट अकर्स फॉर 0.4 सेकेंड. अगर इन टाइम को मिलाएं एट्रियल सिस्टोल का, वेंट्रिकुलर सिस्टोल का और जॉइंट डायस्टोल का, तो ये पूरा टाइम जो है ना 0.8 सेकेंड्स आता है. 0.8 सेकेंड्स. असल में ये एक कार्डियक साइकिल का टाइम है या एक हार्ट बीट का टाइम है. 0.8 सेकेंड एक हार्ट बीट चलती है क्योंकि 72 टाइम्स पर मिनट जो है हार्ट बीट अगर हम मान लें एवरेज नॉर्मल, तो 72 डिवाइडेड बाय 60 क्योंकि 60 सेकेंड्स होते हैं तो आप जानते हैं 1 सेकेंड से कम आएगा, 0.8 सेकेंड आता है. ठीक है. अब कार्डियक साइकिल में क्या क्या चीजें होती है वो जरा समझ लेते हैं, उसके बाद लिख लेंगे. पहले जॉइंट डायस्टोल की बात कर लेते हैं. जॉइंट डायस्टोल. ठीक है. उसके बाद हम बात करेंगे एट्रियल
सिस्टोल की, और उसके बाद हम बात करेंगे वेंट्रिकुलर सिस्टोल की, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। इन्हीं तीन चीजों में पूरी कार्डियक साइकिल, एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन सब खत्म हो जाएगा। तो ध्यान से समझिएगा और समझ लीजिएगा, तो उसके बाद देखेंगे वो फॉर्मेलिटी होगा। जॉइंट डायस्टोल कब? जब एट्रिया और वेंट्रिकल, दोनों एट्रिया और दोनों वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहे होते हैं, दोनों एट्रिया और दोनों वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहे होते हैं। ये 0.4 सेकंड का होता है, यहां आपको बताया। इस समय जब दोनों एट्रिया और दोनों वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि प्रेशर उनमें कम है और ब्लड वेसल्स में प्रेशर ज्यादा है। ये वही समय होता है जब पूरी बॉडी से डीऑक्सीनेटेड ब्लड आके राइट एट्रिया में फिल होने लगता है और लंग से ऑक्सीनेटेड ब्लड आके वो लेफ्ट एट्रिया में फिल होता रहता है। तो ये जॉइंट डायस्टोल का समय तब है जब पूरी बॉडी से राइट एट्रिया में और लंग से ऑक्सीनेटेड ब्लड वो लेफ्ट एट्रिया में, और पूरी बॉडी से कैसा ब्लड आएगा? डीऑक्सीनेटेड, और राइट एट्रिया में फिल करता चला जाता है। फिल करता चला जाता है तो एट्रिया में प्रेशर बढ़ता है, उसका वेट बढ़ता है ब्लड का, और वो एवी वॉल को खोल देता है। बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड, ट्राइकस्पिड राइट और बाइकस्पिड लेफ्ट, इन दोनों वॉल को खोल देता है। क्यों? क्योंकि काफी सारा ब्लड इकट्ठा हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है एट्रिया में, वो प्रेशर डालता है एवी वॉल पे, एवी वॉल खुल जाते हैं और ब्लड वेंट्रिकल में भी जाने लगता है इस समय। और आपको बताया था कि पैसिवली जो है ना, वो 70% ब्लड इसी तरह वेंट्रिकल में अपने आप चला जाता है, एट्रिया को उसमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो जॉइंट डायस्टोल में क्या क्या हुआ? दोनों एट्रिया दोनों वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहे हैं, डायस्टोल का मतलब ही रिलैक्सेशन। ब्लड फ्रॉम deoxygenated blood from the body fills the right atria and oxygenated blood from the lungs fill the left atria, or it puts pressure on the AV valve opens and the blood passively flows into the ventricle। 70% ब्लड इस तरह से वेंट्रिकल में फ्लो कर जाता है जॉइंट डायस्टोल के समय। उसके बाद ब्लड कम बचता है एट्रिया में। अब जॉइंट डायस्टोल खत्म हो जाता है और जो थोड़ा सा ब्लड अब बचा हुआ है उसको एट्रिया तेजी से पुश करता है वेंट्रिकल्स में, वो आ जाता है एट्रियल सिस्टोल। और क्योंकि थोड़ा सा ही ब्लड है तो थोड़े ही समय में एट्रिया उसको पंप कर देता है, तो एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकंड का होता है। इसमें एट्रिया ब्लड को पंप करता है वेंट्रिकल्स में तेजी से। जब एट्रिया ब्लड को वेंट्रिकल्स में पंप कर रहा होगा तो उस समय वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन या सिस्टोल नहीं हो सकता। इसका मतलब उस समय वेंट्रिकल का क्या हो रहा होगा? रिलैक्सेशन। क्या हो रहा होगा? रिलैक्सेशन। वेंट्रिकल्स रिलैक्स कर रहे होंगे उस समय। तो जब एट्रियल सिस्टोल होगा उसी समय वेंट्रिकल क्या कर रहे होंगे? रिलैक्स कर रहे होंगे। 0.4 सेकंड रिलैक्स करने के बाद भी जब एट्रियल सिस्टोल हो रहा होगा तो उसी समय वेंट्रिकल डायस्टोल अभी होगा, पर वो अलग से वेंट्रिकल का ही डायस्टोल होगा। ठीक है, एट्रिया ने पंप कर दिया वेंट्रिकल्स में, जैसे पंप किया ये रिलैक्स करने लगे और वेंट्रिकल सिस्टोल चालू हो गया। अब वेंट्रिकल्स पंप करते हैं ब्लड को, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं 0.3 सेकंड के लिए। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड को पंप कर रहा होगा, ऑक्सीनेटेड ब्लड को एओर्टा में और डीऑक्सीनेटेड ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी में, तो उस समय एट्रिया क्या कर रहा होगा? जरा बताइए, क्या वो अपना कॉन्ट्रैक्शन कर सकता है? जी नहीं, वो रिलैक्सेशन कर रहा होता है। इसका मतलब जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा होता है तो उस समय एट्रिया का क्या हो रहा होता है? डायस्टोल। क्या हो रहा होता है? डायस्टोल। और वेंट्रिकल ब्लड को पंप करता है 0.3 सेकंड के लिए, और उसके बाद तुरंत एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों डायस्टोल में चले जाते हैं, दैट इज जॉइंट डायस्टोल। वापस से यही स्थिति आ जाती है। तो जरा आप देखिए, एट्रिया और वेंट्रिकल के लिए समझ कैलकुलेशन एक ऐसे है। अगर एट्रिया की बात कीजिए, एट्रिया, तो इसका सिस्टोल कितनी देर का है? 0.1 सेकेंड। जॉइंट डायस्टोल में वेंट्रिकल के साथ ये आराम कितनी देर किया? वो अगर आप देखिए जॉइंट डायस्टोल तो इस 0.4 सेकेंड, ये तो इसके आराम का समय हो गया। जब ये आराम का समय हो गया है काम का। सिस्टोल 0.1 सेकेंड, जॉइंट डायस्टोल 0.4 सेकेंड। मगर जब वेंट्रिकल काम कर रहा था तो एट्रिया क्या कर रहा था? आराम। तो 0.3 सेकेंड जब वेंट्रिकल सिस्टोल हो रहा था तो एट्रिया का उस समय भी क्या हो रहा था? डायस्टोल 0.3 सेकेंड। अगर आप देखिए तो पूरा टाइम जोड़ेंगे 0.8 सेकेंड आएगा, क्योंकि 0.8 सेकेंड तक एट्रिया कुछ न कुछ तो करता रहेगा एक पूरी साइकिल में, या तो सिस्टोल कर रहा होगा डायस्टोल। तो 0.4 सेकेंड तो वेंट्रिकल के साथ आराम किया, 0.3 सेकेंड तब आराम किया जब वेंट्रिकल काम कर रहा था, और
0.1 सेकेंड इसने काम किया, तो इसका सिस्टोल पूरा कितना हो गया 0.7 सेकेंड आराम, 0.1 सेकेंड काम एट्रिया में, 0.8 सेकेंड हो गया। अगर वेंट्रिकल्स की बात कीजिए तो वेंट्रिकल्स के काम का समय कितना है, सिस्टोल कितना है 0.3 सेकेंड, ये इनके काम का समय, बाकी आराम का होगा। कितना बचा 0.5। कैसे, जॉइंट डायस्टोल कितनी देर का हुआ 0.4 सेकेंड का, और 0.1 सेकेंड ये तब काम कर रहा, आराम कर रहा था जब एट्रिया काम कर रहा था। एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकेंड तब आराम कर रहा था। जोड़ेंगे तो ये भी क्या है सेकेंड है, तो ये सारा भी 0.8 आ जाएगा। इसका मतलब वेंट्रिकल का पूरा डायस्टोल 0.4 सेकेंड और 0.1 सेकेंड, 0.5 सेकेंड वेंट्रिकल आराम करता है, डायस्टोल करता है 0.3 सेकेंड काम करता है। इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। वेंट्रिकल सिस्टोल जब कर रहा है उसके बाद जितना भी समय होगा वो आराम करेगा, चाहे एट्रिया के साथ आराम करेगा, जॉइंट डायस्टोल चाहे अकेले आराम करेगा। और एट्रिया जितना काम करेगा 0.1 सेकेंड बचे हुए टाइम में वो आराम ही करेगा, उस समय वेंट्रिकल काम करेगा या इसके साथ में आराम कर सकता है, जो भी हो। तो 0.1 सेकेंड 0.3 सेकेंड ये इनके काम का समय है, ये इनके सिस्टोल का समय। बचा हुआ समय इनके डायस्टोल का है, जिसमें से 0.4 सेकेंड दोनों मिलकर आराम करते हैं और बाकी अलग अलग आराम करते हैं। ये 0.3 सेकेंड आराम करता है जब ये काम करता है, और ये 0.1 सेकेंड आराम करता है जब ये काम करता है। ठीक है, तो इसी तरह से ये पूरी चीजें चलती रहती है। जब डियर वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल हुआ, वेंट्रिकल ने पंप किया जो है ब्लड को लंग्स और बॉडी में, उस समय एट्रिया क्या कर रहा था, आराम, रिलैक्स कर रहा था। उस समय भी बॉडी से और लंग्स से ब्लड एट्रिया में फिल हो रहा था 0.3 सेकेंड के लिए। काफी ब्लड फिल हो चुका था। कब, वेंट्रिकुलर सिस्टोल में। कहां ब्लड की फिलिंग हो रही है, एट्रिया में, क्योंकि एट्रिया क्या कर रहा है अपना आराम, वो रिलैक्स कर रहा है। और जैसे ही जॉइंट डायस्टोल स्टार्ट हुआ तब तक काफी ब्लड तो पहले एट्रिया में आ चुका था, वो ब्लड फ्लो करने लगता है वेंट्रिकल में, और ब्लड बॉडी और लंग से वो एट्रिया में आता रहता है। बात तो शायद आप समझ गए होंगे, मगर लॉन्ग टर्म तक बात को याद रखने के लिए आपको लिखना जरूरी है। तो जरा लिखना स्टार्ट करते हैं कार्डियक साइकिल को, जो कि 0.8 सेकेंड की होती है पूरी की पूरी। ठीक है, क्या होता है ये वही देखते हैं। The cardiac cycle refers to repeating pattern of contraction and relaxation of heart. The cardiac cycle refers to repeating pattern of contraction and relaxation of heart. The phase of contraction is called systole. The phase of contraction is called systole, and phase of relaxation is called diastole. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हुए हम क्या मानते हैं कि सारे चैम्बर्स रिलैक्स स्टेट में, मतलब जॉइंट डायस्टोल, जॉइंट डायस्टोल, हेडिंग डाल लीजिए जॉइंट डायस्टोल। All the 4 chambers of heart are in a relaxed state. Joint diastole, heading डाल लिया आपने। All the 4 chambers of heart are in relaxed state. Are in relaxed state. Blood from pulmonary vein and vena cava. Pulmonary vein and vena cava fills the left and right atria respectively. Fills the left and right atria respectively. Left and right atria respectively. Full stop. The build-up pressure causes the AV valve to open. The build-up pressure causes the AV valve to open, and blood to flow from atria to ventricles. And blood to flow from atria to ventricles. At this stage, the semilunar valves are closed. Semilunar valve के बारे में आपको बताया था। इस समय semilunar valve close होंगे, वो तब खुलेंगे जब ventricle पंप करेगा ब्लड को। अभी वो क्या है, closed. At this stage, the semilunar valves are closed. Full stop. The SAN node generates an action potential. The SAN का मतलब
साइनोविट्रियल नोड, या तो कैपिटल एन लिख लीजिए या केवल ऐसे नोड। द ऐसे नोड नाउ जनरेट्स द एक्शन पोटेंशियल which stimulates both the atria to undergo simultaneous contraction known as atrial systole, known as atrial systole। अब atrial systole हो गया, क्या करता है atrial systole? सेकंड पॉइंट वही हमने लिखा था, it results in increase of blood flow into the ventricles by about 30%, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब इसमें क्या होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल में? द एट्रिया नाउ अंडरगो रिलैक्सेशन कॉल्ड एज एट्रियल डायस्टोल। The atria now undergo relaxation called as atrial diastole, which coincides with ventricular systole, As the ventricles begin their contraction, the intraventricular pressure rises, causing the closure of tricuspid and bicuspid valve, to prevent backflow of blood into the atria। आपको थोड़ा सा बताया अभी, to prevent backflow of blood into the atria। Backflow of blood into the atria। Now the semilunar valves are forced open, and blood flows into the pulmonary artery and aorta, अच्छा, इस टाइम पे जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा है तो एट्रिया का डायस्टोल हो रहा है, और इस टाइम पे एट्रिया में भी ब्लड फिल हो रहा है, ब्लड फ्लो कर रहा है लंग्स में और बॉडी की तरफ, मगर बॉडी से और लंग से एट्रिया में भी ब्लड इस समय आ रहा होगा क्योंकि एट्रियल क्या चल रहा है? डायस्टोल। तो एक लाइन छोड़ के इसी वेंट्रिकुलर सिस्टोल में लिखिए, एट दिस टाइम ब्लड फ्रॉम बॉडी या डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स fills the right atria and left atria respectively, तो इस समय ब्लड उनमें फिल हो रहा है। अब क्या होगा? फिर से जॉइंट डायस्टोल आएगा, वही कहानी बार बार रिपीट होगी। यही है कार्डियक साइकिल, ठीक है। तो ये बात हो गई कार्डियक साइकिल की। अब कार्डियक साइकिल के बाद कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं, ठीक है। ओके, देखिए अगर हम बात करें यहां पर अब कार्डियक आउटपुट की, ठीक है, इस पे भी क्वेश्चन आते हैं, उससे समझते हैं व्हाट इज कार्डियक आउटपुट। एक्चुअली क्या होता है कि हार्ट 1 मिनट में 72 टाइम्स बीट करता है और हर वेंट्रिकल 70 मिलीलीटर ऑफ ब्लड पंप करता है हर बीटिंग में। तो जो ब्लड पंप करता है वेंट्रिकल्स हर बीटिंग में उसे कहते हैं स्ट्रोक्स वॉल्यूम। स्ट्रोक्स वॉल्यूम क्या है? अगर आप चाहो तो लिख लो, ब्लड पंप्ड बाय ईच वेंट्रिकल इन ईच कार्डियक साइकिल। तो ये कार्डियक साइकिल 1 मिनट में कितनी बार होती है? 72 टाइम्स। स्ट्रोक वॉल्यूम को अगर देखिए तो 70 मिलीलीटर, ठीक है।
स्ट्रोक्स वॉल्यूम को अगर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए किसके साथ, हार्ट बीट के साथ, नंबर ऑफ हार्ट बीट के साथ, तो कार्डियक आउटपुट आ जाता है। अब देखिए स्ट्रोक्स वॉल्यूम इनटू हार्ट बीट, जरा इसको जोड़कर देखते हैं। स्ट्रोक वॉल्यूम है 70 मिलीलीटर, फिर से रिपीट कर देता हूं, ब्लड पंप बाय ईच वेंट्रिकल ईच मिनट। एक वेंट्रिकल की बात हो रही है, एक वेंट्रिकल से कितना ब्लड पंप हो रहा है, दोनों का नहीं, दोनों का 140 ml हो जाएगा ईच वेंट्रिकल। 70 ml इंटू 72 टाइम्स पर मिनट, दिस इज इक्वल टू 5040 मिलीलीटर और अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर। दिस इज द कार्डियक आउटपुट। तो कार्डियक आउटपुट क्या हुआ, कार्डियक आउटपुट हुआ कि कितना ब्लड एक वेंट्रिकल एक मिनट में पंप कर रहा है। तो कार्डियक आउटपुट की डेफिनेशन भी हो सकती है, ब्लड पंप्ड बाय ईच वेंट्रिकल ईच मिनट इज कार्डियक आउटपुट। दोनों की बात नहीं हो रही, दोनों वेंट्रिकल का मिलाओगे 5 की जगह 10 लीटर आ जाएगा। ब्लड पंप्ड बाय ईच वेंट्रिकल ईच मिनट इज नोन एज कार्डियक आउटपुट। ब्लड पंप इन अ सिंगल कार्डियक साइकिल और सिंगल बीट इज स्ट्रोक वॉल्यूम एंड द नंबर ऑफ कार्डियक साइकिल्स आर 72 या नंबर ऑफ हार्ट बीट्स आर 72, वही कार्डियक साइकिल होती है। तो 70 to 72 5040 मिलीलीटर, दैट इज 5 लीटर्स। ये कार्डियक आउटपुट होता है। पर डियर, ये कार्डियक आउटपुट ना नॉर्मल कंडीशन में है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो कार्डियक आउटपुट लगभग 5 गुना बढ़ जाता है। इसका मतलब 5 5 25 लीटर ब्लड एक वेंट्रिकल पंप करने लगता है हर मिनट में ड्यूरिंग एक्सरसाइज। तो आप लिख लीजिए, ये नॉर्मल कंडीशन में कार्डियक आउटपुट है, वो पूछेगा तो 5 लीटर। तो ड्यूरिंग स्ट्रीनियस एक्सरसाइज कार्डियक आउटपुट इंक्रीजेस अराउंड 5 folds। ड्यूरिंग स्ट्रीनियस एक्सरसाइज कार्डियक आउटपुट इंक्रीजेस अराउंड 5 folds, अराउंड 5 folds, दैट इज 25 लीटर, दैट इज 25 लीटर। देखिए, जो एथलीट्स होते हैं वो लगातार मेहनत करते हैं, तो उनमें अपने हार्ट बीट को और स्ट्रोक वॉल्यूम को अल्टर करने की एबिलिटी होती है। अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करें, बहुत ज्यादा मेहनत करें, तो पर्सन कैन अल्टर दी हार्ट बीट, नंबर ऑफ हार्ट बीट्स, और द पर्सन कैन ऑल्सो अल्टर दी स्ट्रोक वॉल्यूम। दोनों को अल्टर कर सकता है, वो बढ़ा सकता है अपने स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट बीट को। तो इसका मतलब कि उसका जो कार्डियक आउटपुट है वो बढ़ सकता है। तो मेहनत के साथ कार्डियक आउटपुट बढ़ सकता है। क्या क्या चेंज कर सकता है पर्सन, हार्ट बीट को चेंज कर सकता है, नंबर ऑफ हार्ट बीट बढ़ जाएगी, और स्ट्रोक वॉल्यूम को भी चेंज कर सकता है। जो एथलीट्स होते हैं ना, वो 5 गुना नहीं, उनका 7-8 गुना भी कार्डियक आउटपुट आ जाता है, क्योंकि वो रेगुलर मेहनत करते हैं और कार्डियक आउटपुट को बढ़ाते हैं। कैसे? बाय चेंजिंग द स्ट्रोक वॉल्यूम एंड द हार्ट बीट, बोथ कैन बी ऑल्टर्ड, बोथ कैन बी चेंज बाय रेगुलर प्रैक्टिस। और वैसे भी हम भागते दौड़ते हैं तो हार्ट बीट बढ़ी जाती है हमारी, और हमारा जो है कार्डियक आउटपुट चेंज हो जाता है, सेम नहीं रहता, ताकि जल्दी से ऑक्सीजन हमारी मसल्स को, टिश्यूज को मिले। ये चीजें जल्दी जल्दी हो, ये इसलिए होता है। हालांकि हार्ट बीट का जो नंबर है, मैक्सिमम नंबर, वो एज पर भी डिपेंड करता है, एज भी इसमें बहुत बड़ा फैक्टर होता है। ठीक है, तो आज ये इतना ही पढ़ते हैं, आज के लिए इतना ही चीजों को आप रिवाइज कीजिए, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे कंटिन्यू करते हैं, आगे की चीजों को बताते हैं। अभी ये चैप्टर थोड़ा सा बचा हुआ है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।